हेलो मिहिर। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, व्यवस्था हो गई है। नेक्स्ट मंडे ऑपरेशन कर सकते हैं। अब आप भी अपनी टिकट बुक करा लो प्लीज़। उधर से आवाज़ आई, ओके जान, एनीथिंग एल्स? नो नो, गुड नाइट। बात तो वह भी बहुत कुछ करना चाहती थी, पर आज थकान ही कुछ ज़्यादा हो गई, इसीलिए लंबी बातें ना कर सके दोनों। 6 महीने हो गए हैं मिहिर विदेश में है और वह यहाँ बाबूजी और बेटे की देखभाल में व्यस्त है। बाबूजी की दोनों ही किडनियां अब काम नहीं कर रही हैं। किडनी दान दाता के लिए वे लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं बन पा रही थी। ईश्वर की दया से लंबे इंतजार के बाद आज कुछ आशा की किरण जागी है। इस वैश्विक महामारी ने तो पूरा जनजीवन ही अस्त व्यस्त कर दिया है। उसे ऐसा लगता है जैसे बीते 2 सालों में उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली है। सोचते सोचते वह ख्यालों में खो गई। कितने ऐशो आराम से पली भरी थी वह। नसीब से माता पिता ने घर बार भी वैसा ही सुखी संपन्न ढूंढा था, पर पता नहीं भगवान ने मेरे नसीब में कम वाले का सुख क्यों नहीं लिखा होगा। खुद से ही सवाल जवाब करते हुए आधी रात बीत गई, पर आंखों में नींद का कोई ठिकाना नहीं था। पूरे दिन की मेड रखने की बात सुनते ही मेहर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था, जैसे कि वह उसका पति ना होकर पिछले जन्म की सासू हो। अब माँ की याद आए बगैर कैसे रह सकती थी। माँ यानी उसकी सासू माँ, जो उससे बहुत प्यार करती थी। दुर्भाग्यवश पूरे 2 साल का भी उनका साथ उसे नहीं मिल पाया। नई नवेली ब्याहता के भरोसे पूरी गृहस्थी की जिम्मेदारी छोड़कर वे चल बसी। माँ के रहते हुए जब कभी घर में काम वाली नहीं आती थी, तो वे कभी उस पर अकेले पूरा काम करने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया करती थी। इसके विपरीत पूरे मोहल्ले में घूमकर तत्काल नई काम वाले की व्यवस्था कराती थी। इसके बावजूद कोई तरह का ताना सुनाना कुछ नहीं। उल्टा वे बड़े शान से कहती थी, भाई, मैंने भी तो सारी जिंदगी पीछे के भरोसे निकाली है, फिर तुम पर क्यों दबाव बनाऊं? घर के काम के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए। तुम पढ़ी लिखी हो, अपने शौक और सपने पूरे करते हुए भी परिवार का ख्याल रखा जा सकता है। मुझे लिखना जारी रखने के लिए माँ ने ही तो प्रोत्साहित किया था। नन्हे शेष के आने पर कितनी रौनक हो गई थी घर पर। मैं और माँ घंटों दोनों उसके साथ खेलते रहते। जिंदगी बहुत ही प्यार से गुजर रही थी। फिर ना जाने क्यों माँ अपने जाने से पहले घर में यह नियम बना गई कि अब कभी घर में फुल टाइम मेड नहीं रखी जाएगी। अपने स्वभाव के अनुरूप मैंने कभी भी इस बारे में उनसे पलटकर सवाल नहीं पूछा। पूरे 20 साल हो गए इस बात को, पर यह नियम आज भी कायम है। आज तो मुझे पीशी की बहुत याद आ रही है। जब हमारी सगाई हुई थी तब मेहर ने पीशी का परिचय भी इसी तरीके से कराया था, जैसे वह घर के कोई सदस्य ही हो। हमारी फोन पर होने वाली बातों के दौरान भी पीशी का जिक्र कई बार आता था। वह शादी में भी शामिल हुई थी। पीशी मेरे ससुराल में फुल टाइम मेड की सर्वेंट थी। वैसे तो उनका नाम नयनतारा था, परंतु मिहिर उसे पीशी कहकर बुलाते थे। दरअसल पीशी मिहिर की आया बनकर इस घर में आई थी। बंगाली भाषा में बुआ को पीशी कहा जाता है, सो मिहिर के साथ मैं भी उसे पीशी कहने लगी थी। मिहिर का उससे बहुत अधिक जुड़ाव होने के कारण माँ ने उसे हमेशा के लिए यहीं रोक लिया था। सच, मन की गति भी कितनी तेज है ना। मैं कहाँ कहाँ घूम आई। सोचते सोचते नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। सुबह उठने में देर हो गई। स्थान ध्यान करके गार्डन में गई तुलसी को जल चढ़ाने, तभी पड़ोस वाली आंटी ने बताया कि आज तो सुबह ही बाबूजी से मिलने कोई आया था। मैंने उनसे कहा भी, सुबह सुबह कौन आएगा आंटी, वो भी बाबूजी से मिलने? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। उन्हें तो मैंने टाल दिया, पर यह बात मेरे दिमाग से गई ही नहीं। बाबूजी के कमरे में चाय लेकर गई। आज वे कुछ स्वस्थ लग रहे थे। मुझे उन्हें देखकर खुशी हुई। उन्होंने चाय के साथ बिस्कुट भी मांगी और अखबार भी लाने के लिए कहा। बाबूजी को आराम में देखकर मैं भी अपने काम में व्यस्त हो गई थी। अब बस मेहर के आने का इंतजार था। आने वाले दिनों के लिए जरूरत का सामान लेने बाजार जाकर लौटी तो देखा एक जोड़ी स्लीपर्स रखी हैं, अनजानी सी। डोरबेल बजाते ही पीछे से ऑटो वाले ने आवाज लगा दी, मैडम जी, आप एक थैला भूल गए। थैला लेकर लौटी तब तक कोई झटपट शॉल लपेटे हुए आगे की ओर निकल गया, मानो भाग ही रहा हो। कौन थी वो? यहाँ क्यों आई थी? कई शंकाएं मन में लिए मैं घर में दाखिल हुई।
घर में घुसते ही मैं बाबूजी के कमरे में गई, देखा 2 चाय के कप रखे हुए थे वहां। उन्होंने मुझे देखते ही नजरें झुका ली। ऐसा लगा जैसे उनके मन में किसी बात का संकोच हो। मैंने भी कप उठाए और लौट आई रसोई की ओर। शाम को माँ की तस्वीर के सामने दिया लगाने गई तो उनके गुलाबी साड़ी और सोने की जड़ों वाली चूड़ियों की बात याद आ गई। माँ हमेशा अपने हाथों में सोने के जड़ों वाले भारी कंगन पहना करती थी। एक बार मैंने उन कंगन की तारीफ कर दी, फिर क्या था, माँ तुरंत अपने हाथों से कंगन उतार कर मुझे पहनाने लगी। मेरे बहुत मना करने और अंत में अपनी कसम देने के बाद ही वे मानी थी। मैंने उनसे कहा कि माँ, यह कंगन आपके हाथों की शोभा है, बाबूजी का आपको उपहार है। पर हाँ माँ, जब परिवार में कोई शादी ब्याह आएगा तब आप मुझे ज़रूर पहना देना। आपकी इच्छा और मेरा शौक दोनों ही पूरे हो जाएंगे। माँ की याद आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। वृद्धावस्था और बीमारी की इस स्थिति में माँ बाबूजी के साथ होती तो उन्हें कितनी हिम्मत होती। जीवन साथी की जगह कभी कोई ले सकता है क्या? मेहर के आते ही बाबूजी के ऑपरेशन का काम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। 1 माह में ही उनके स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देने लगा था। हम बार बार उस अन्नदाता को धन्यवाद देते हैं जिसने गुप्त रूप से अंगदान करके बाबूजी को जीवन दान दिया था। डॉक्टर साहब से कई बार आग्रह करने के बावजूद उस ईश्वर रूपी मानव से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। वह दानदाता अपना नाम गुप्त ही रखना चाहता था। उधर चारों ओर से महामारी की भयावहता बढ़ने की खबरें आने लगी। कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आवागमन बंद कर दिया गया। मिहिर की कंपनी ने भी उन्हें घर से काम करने की सुविधा दे दी। जीवन फिर से सुगमता की ओर बढ़ने लगा। आज दोपहर में बाबूजी के कमरे में चाय लेकर गए तो उन्होंने ही आगे बढ़कर जिक्र किया, बेटी, तुम्हारे मन में कुछ सवाल है तो निसंकोच कहो, आज मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैंने सकुचाते हुए कहा, बाबूजी, आपसे सवाल कैसा? उन्होंने कहना शुरू किया, बेटा, मेरे सामने होता तो शायद कुछ ना कह सकता, एक पिता के रूप में उससे नजर भी ना मिला पाता, पर दुनिया से जाने से पहले इस अनकही को साथ नहीं ले जाना चाहता हूँ। सुनेगी ना? जी बाबूजी। बाबूजी ने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, बेटा, तुम इंटरनेट के युग के जोड़े हो। रोज गुड मॉर्निंग, लव बर्ड्स, टेडी बियर और रेड रोज के पिक देकर अपने हमसफर से प्यार की अभिव्यक्ति कर देते हो। समझदार भी हो क्योंकि दूर परदेश में रहते हुए पति के इंतजार में महीनों बिता देते हो। एक बात तुमसे और मेहर से मैंने सीखी है जो अमूमन हमारे जनरेशन के हर दंपति को तुमसे सीखनी चाहिए, वह है परवाह और समर्पण। एक व्यक्ति परवाह करे और दूसरा उस परवाह को अपने समर्पण से सिंचित करे तो ही विवाह की बेल पल्लवित होती है और उसकी खुशबू से जीवन रूपी बगिया महक जाती है। हमारे ज़माने में शादियां परिवार देखकर बड़े तय किया करते थे। अमीर और मध्य वर्गीय परिवारों में खुशी खुशी विवाह संबंध होते थे। बड़े परिवारों की बेटियां छोटे परिवारों में आसानी से ढल जाती थी क्योंकि संस्कारों की नींव बहुत मजबूत होती थी। वहीं छोटे घरों की लड़कियां का भी अमीर खानदानों में स्वागत था। उनके गुण और स्वभाव को देखकर उन्हें जिम्मेदार बहू का मान सम्मान दिया जाता था। आर्थिक खाई स्वभाव और व्यवहार में नहीं थी। कौशल्या एक नामजद संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी। साजो सामान की कहीं कोई कमी नहीं थी, पर खुदा ने उसे सूरत भी ऐसी बख्शी थी कि संवारने की जरूरत भी नहीं थी। उसकी सादगी ही कयामत थी। बहुत उत्साहित जोड़ा था हमारा। छोटी छोटी अपेक्षाएं और उनकी परवाह की जाए ये छोटे से दरख्वास्त। जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए मैंने उसे अपनी प्रेरणा माना तो उसने भी मेरा साथ दिया। विवाह बंधन में बंधकर हम दोनों ही खुश थे। पुरानी परिवार व्यवस्था के अनुसार तब हमारा घर बाबूजी की तनख्वाह से ही चलता था। मैं एक विद्यार्थी था, साथ ही नौकरी पाने के लिए प्रयास भी कर रहा था। परीक्षा देने मैं जाता था, परंतु मेरी सफलता के लिए व्रत कौशल्या रखा करती थी। उसने मेरी नौकरी के लिए बहुत पूजा पाठ की, जिसका हमें अच्छा फल भी मिला और जल्द ही मैं एक सरकारी कर्मचारी बन गया था। मैं नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने लगा। धीरे धीरे गृहस्थी, बूढ़े माता पिता और भाई बहन की जिम्मेदारी मैंने कौशल्या को सौंपनी शुरू कर दी। आमतौर पर उस जमाने में महिलाएं इन जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार कर लिया करती थी।
परंतु कौशल्या के विवाह की परिभाषा ही बिल्कुल अलग थी, जिसमें वह हर पल मेरा ही साथ चाहती थी। हम हमेशा साथ में खाएं, एक समय पर सोएं, एक साथ सुबह उठें, हर जगह उसे मैं साथ लेकर जाऊं। वह अगर मायके भी जाए तो मैं उसके साथ ही जाऊं। घर पर भी मैं उसकी अनुपस्थिति में किसी से बात ना करूं। मेरे उठने बैठने, खाने पीने, रहन सहन का ढंग सब वह तय करने लगी। अब मुझे अपने जीवन से घुटन सी होने लगी थी। मैं स्वतः को सांत्वना देता, शायद बच्चे होने पर सब ठीक हो जाएगा, परंतु ईश्वर ने इस पुकार को भी पूरे 8 साल तक अनसुना कर दिया। छोटे भाई बहनों की शादी हो गई। शायद भगवान भी चाहता था कि मैं पहले अपनी जिम्मेदारी को निभा लूं। कुछ वर्षों में मेरा तबादला हो गया था। हम दोनों एक नए शहर में आ गए। यहाँ हमारी अपनी गृहस्थी शुरू हुई। कौशल्य की पारिवारिक संपन्नता उसके स्वभाव पर इतनी अधिक हावी थी कि मेरी तनख्वाह भी हमें कम पड़ने लगी। ऐशो आराम और शान शौकत को बसाते हुए हमारे बीच का प्यार फना हो गया। अब मेरा पैतृक घर जाना भी कम हो गया। भाई बहनों ने भी पत्र व्यवहार कम कर दिए। बुढ़ापे में पिताजी ने पेंशन से ही अपना घर चलाया। मैं यदा कदा ही खर्चे का मनी ऑर्डर भेज पाता था। हम घर से तो अलग हुए ही थे, पर मन से भी दूर हो गए। हाय, कितना खोया इस जीवन में। बाबूजी अब आक्रोशित होने लगे थे। मैंने उन्हें रोक देना ही ठीक समझा। बाबूजी, मैं कल आपकी बात पूरी सुनूंगी। इस वादे के साथ मैं एक बार फिर लौट आई अपनी गृहस्थी में। मन विचलित हो गया। कभी माँ तो कभी बाबूजी का चेहरा दिखाई देने लगता। सच, एक व्यक्ति अपने जीवन में कितने किरदार निभाता है। अगले दिन चाय पर बाबूजी ने फिर से चर्चा छेड़ी। बहू, मैं बहुत खुश हूँ मिहिर को तुम्हें सौंपकर। मंदिर मंदिर दीप जलाए थे, तब जाकर ईश्वर ने हमारी मुराद सुनी और मिहिर की किरकारियों से यह घर गूंज उठा था, मानो पतझड़ के बाद बसंत लौट आया हो। कौशल्या ने भी खूब शारीरिक कष्ट सहा। जान हथेली पर ली उसने मां बनने की खुशी पाने की खातिर। वह शरीर से पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। उसके मायके और मेरे घर से कोई नहीं आया, क्योंकि वह किसी से मदद लेना ही नहीं चाहती थी। हम दोनों ने मिलकर किसी तरह उसकी डिलीवरी का समय निकाला। जब वह आराम करने मायके गई, तब उसकी माँ ने घर का काम करने और आया के रूप में बच्चे को संभालने के लिए पीशी को हमारे साथ भेज दिया। माँ बनने की खुशी और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर मुझे उसमें बड़े बदलाव की उम्मीद थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। माँ और पत्नी दोनों ही रूप में कोई नई बात सामने नहीं आ रही थी। अपनी जिद मनवाना, अपने अनुसार ही रहना, यह उसका स्थायी स्वभाव बन चुका था। मेरी आय और घर के व्यय में भी वह तालमेल नहीं बैठा पाती थी। हर इंसान में गुण दोष होते हैं, पर वह कभी भी अपनी कमजोरी को सुनाना या सुधारना ही नहीं चाहती थी। मैं उसे कुछ कहता तो वह मुझ पर हावी होने लगती। यदि उसकी बातों पर तर्क देता और कहीं उसकी गलतियों को बताने की कोशिश करता, तो वह रोने और उल्हाने देने लगती। यह भी कारगर नहीं होता तो वह खुद को मरीज और बीमार बताकर सहानुभूति के पात्र बन जाती। हमारे बीच कई कई दिनों तक बातचीत बंद रहती, जिसका असर अब मेहर की परवरिश पर भी पड़ता। मेहर अब पूरी तरह से पीशी के ऊपर निर्भर रहने लगा। यह सब मेरे मन में चुभन पैदा करता। धीरे धीरे मैंने घर पर एक श्रोता की भूमिका निभानी शुरू कर दी। बाबूजी ने एक लंबी चुप्पी साध ली थी, क्योंकि मैंने भी उन्हें घर पर कभी बहुत ही कम बोलते या फिर किसी भी निर्णय में बहुत अधिक शामिल होते नहीं देखा था। पानी पिएंगे बाबूजी? मैंने उन्हें रोकना चाहा, परंतु आज शायद उन्हें किसी भी तरह का अंतराल स्वीकार्य नहीं था। वे लगातार बोलते रहे। बेटा, पाक मोहब्बत का मतलब वो व्यक्ति कैसे समझ सकता है जिसने कभी पेड़ बनकर किसी को अपनी शीतल छांव में पनाह देने का मतलब क्या होता है यह समझा ही ना हो। वह किसी के लिए कुछ भी करने की भावना रखती ही नहीं थी। इसके विपरीत अपेक्षा ऐसी रखती थी कि सब कुछ अच्छा उसी की वजह से हो रहा है और उसे हर अच्छे काम का श्रेय दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने स्थितियों को सुधारने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया। शिक्षा, साहित्य, भक्ति, संगीत जैसे कई क्षेत्रों से उसे जोड़ने की कोशिश करता रहा, पर हर जगह कुछ दिनों में ही वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ में लग जाती और लोगों से उलझती रहती।
अंततः मैंने अपना और उसका दोनों का ही पारिवारिक और सामाजिक दायरा सीमित कर लिया। वक्त गुजरता गया। सुख की मृग मरीचिका के पीछे भागते हुए जीवन की उठापटक के बीच हमारा रिश्ता रास्ते से भटक गया था। अब शब्दों का शोर तो था, पर हमारे बीच का प्यार खामोश हो चुका था। बाबूजी अत्यधिक भावुक हो गए थे। उनका गला भर आया था। मैंने उन्हें रोक दिया। बाबूजी, बाकी बातें कल करते हैं, मैं शेषव को देख लूं। हाँ बेटा, तू जा, यह तो लंबी जीवन गाथा है। बाबूजी करवट लेकर आराम करने लगे। सच में जीवन बहुत ही नकारात्मकता के दौर से गुजर रहा था। चारों ओर महामारी, कालाबाजारी और मौत के तांडव की खबरों से दिल दहल गया था। लाशों को ठिकाने लगाने में भी सौदे शुरू हो गए थे। साधारण सा खांसी बुखार होने पर भी लोग घबरा रहे थे। अस्पताल जाना शमशान जाने जैसा लग रहा था। लोगों का रोजगार छिन गया था। एक एक सांस के लिए हाहाकार मच गया था। मृत्यु जैसे विशाल दुख को भी लोगों को अकेले ही सहन करना पड़ रहा था। एक जंग समाज लड़ रहा था, तो एक जंग समाज का हर व्यक्ति अपने आप से लड़ रहा था। एकाकीपन की जंग। पूरी मानवता ही मातम के दौर से गुजर रही थी। ऐसे में वह कौन होगा जिसने बिना कोई कीमत की मांग किए अंगदान किया होगा? हे ईश्वर, उस इंसान के जीवन के हर कष्ट को दूर करना, सुखी और स्वस्थ रखना प्रभु। मैंने माँ की तस्वीर के सामने दिया रखते हुए आज उस अजनबी के लिए प्रार्थना की थी। बाबूजी के साथ गुजारा जाने वाला समय उनके स्वास्थ्य के लिए संजीवनी का काम कर रहा था। अब सुबह की चाय और अखबार के साथ मैं मिहिर और बाबूजी के साथ साथ गार्डन में बैठने लगे थे। दोनों के बीच संवाद की कड़ियां खुल रही थी। शाम का वक्त तो था ही। चाय और नमकीन के साथ मैं बाबूजी के पास पहुंच गई। आज मुझे लगा कि बाबूजी मुझसे आगे की बातें साझा करें अथवा नहीं करें, इस गहरी पशोपेश में है। उन्होंने मुझसे कहा, आज फिर सुनेगी ना? मैंने भी धीरे से कहा, बाबूजी, आपकी मर्जी, आप बड़े हैं। बाबूजी ने कहा, उस दिन जो महिला तेजी से बाहर निकलते हुए गई थी वह नयनतारा थी। पीशी, मैं आश्चर्यचकित हो गई। पीशी इतने वर्षों से कहाँ थी? वह कभी क्यों नहीं आई? हाँ बहू, इसे इत्तेफाक ही समझो कि तुम्हारे द्वारा किडनी के लिए अखबार में दिए गए विज्ञापन के कारण ही वह यहाँ आई थी। पीशी के जाने के बाद हमने घर ही नहीं अपितु कस्बा भी बदल लिया था। बाबूजी ने आगे बोलना शुरू किया। मैंने व्यक्तिगत जीवन की उथल पुथल में मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। मेरी माँ और पिताजी उम्र के अनुसार देवगमन कर गए। भाई बहन भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। पीशी हमारे घर के एक सदस्य की तरह गृहस्थी का आधार बन गई थी। उसके निष्ठा के चलते मेरे मन में उसके प्रति सहानुभूति की भावना जागने लगी थी। ना, मैं इसे प्रेम नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने कभी इस रिश्ते में खुदगर्ज हो जाने की पराकाष्ठा महसूस नहीं की थी। प्रेम को तो परवान चढ़ाने के लिए इंसान खुदगर्ज हो जाता है। किसी भी इंसान का दिल जीतने के लिए उसके दिल की अंतिम तह तक झांकना होता है। छोटी छोटी तकलीफों को महसूस करना होता है। छोटी छोटी ख्वाहिशों में रंग भरना होता है। नयनतारा के सूने नयन में मैंने कभी आंसुओं को मोती बनते नहीं देखा। उसकी आंखों में वेदना के अलावा कुछ भी तो नहीं था, जिसे चाह कर भी मैं कभी अनदेखा न कर सका। हमारे बीच जो था वह लफ्जों से परे था। उसकी आंखों का खालीपन मुझे सालता था। मैं उसे लेकर अपने जज्बाती दिल के आगे खुद को मजबूर महसूस करने लगा था। मुझे नहीं पता था कि उसे मेरी इन भावनाओं की था भी थी अथवा नहीं, क्योंकि हमारे बीच कभी ऐसा कोई संवाद हुआ ही नहीं। उसने मुझे कभी भी किसी भी तरह की आर्थिक या अन्य सहायता की अपेक्षा नहीं रखी। तुम्हारी सासू माँ भी उसके काम से प्रसन्न नहीं रहती थी। वह चाहती तो उनसे भी बहुत कुछ मांग सकती थी, पर वह बहुत ही संतोषी थी। देखा जाए तो पीशी और मेरे बीच कुछ भी तो ऐसा नहीं था जो अवांछित हो या शादीशुदा होने के नियमों को तोड़ने जैसा हो। फिर उस दिन ऐसी घटना क्यों घटी? हाय रे नियति! पीशी हर सप्ताह अपने पति और बच्चों से मिलने अपने घर जाया करती थी। उसका परिवार भी इसी शहर में रहने आ गया था। उस दिन जब वह लौट कर आई तो बहुत अधिक दुखी थी, एकदम अनमन। कौशल्या का उसके स्वभाववश उस पर ध्यान ही नहीं था, पर मेरी नज़र उसके हाथों और ब्लाउज से झांकती पीठ और कमर के घाव पर पड़ी। मेरा मन उसे सांत्वना देने के लिए बेचैन हो उठा। कौशल्या गार्डन में थी। मौका पाते ही मैंने उसका हाथ थाम लिया।
थोड़ी सहानुभूति पाते ही वह सिसक पड़ी। तभी खिड़की से कुछ आहट से सुनाई दी। हाँ, वह कौशल्या ही थी। फिर जब शेषव को लेकर जब तुम मायके गई और मिहिर तुम्हें लेकर लौटा, वह घटना घट गई। याद है ना तुम्हें? बाबूजी ने सवाल किया। हाँ बाबूजी, पिशी हमेशा के लिए चली गई थी। आप फिर कभी नहीं मिले उससे? मैंने पूछा। जवाब में उन्होंने ना का इशारा करते हुए सिर हिला दिया। शायद बाबूजी उम्र के इस दौर में अपने इस रिश्ते का मूल्यांकन करना चाहते थे। वैसे मैंने कई ऐसे पुरुषों और महिलाओं के जोड़े देखे हैं जहां दोनों ही अपनी शादी के प्रति पूर्ण समर्पित रहते हैं, पर निकटता की वजह भावनात्मक संतुष्टि ही होती है। महिला वहां आगे बढ़ती है जहां उसे संरक्षण की दीवार दिखाई देती है, और पुरुष वहां झुकता है जहां उसके अहम की तुष्टि होती है। बाबूजी ने अपनी बात को विराम दे दिया। मैं भी अपनी रसोई में लौट आई थी। मन की किताब में एक एक अध्याय जुड़ता ही जा रहा था। ठीक है, आज बाबूजी माँ और अपने रिश्ते की कई अनकही मुझसे साझा करना चाहते हैं, पर मेरे मन में माँ के प्रति अटूट आस्था थी। मेरी अपनी माँ ने मुझे विदा करते समय कहा था, सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा ही होता है, पर उसे लेकर कभी कोई स्थायी कड़वाहट अपने मन में न रखना। उस महिला की बराबरी आप क्या करोगे जो अपने बेटे के साथ साथ अपना परिवार, प्रतिष्ठा, रस्मों रिवाज और सजी सजाई गृहस्थी आपको सौंप कर चली गई हो। लेकिन अब मेरा मन कुछ विचलित सा होने लगा था। शादी के 1 साल के अंदर ही शेषव मेरी गोद में आ गया था। डिलीवरी के समय माँ और मिहिर के साथ पीशी ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा था। 1.25 महीने के बाद जब मैं आराम करने के लिए मायके जा रही थी, तब पीशी ने कितने प्यार से शेषव को अपने हाथों से बना हुआ स्वेटर और टोपा पहनाया था। पर थोड़े ही समय में वर्षों का रिश्ता ऐसे बदलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। जिस दिन मैं घर लौटी, घर का माहौल बिल्कुल अलग था। पुलिस आई थी, मोहल्ले में भीड़ लगी थी, माँ और मिहिर चिल्ला रहे थे। पीशी का कमरा बिखरा पड़ा था, माथा झुकाए वह पुलिस के साथ जा रही थी। उस पर माँ के सोने के जड़ाऊ वाले कंगन चुरा लेने का इल्जाम था। फिर घर में पीशी के नाम की कभी कोई चर्चा नहीं हुई। सोचकर ही मेरा कलेजा भर आया। आज आखा तीज का त्योहार था। मैं त्योहारों पर अक्सर माँ की अलमारी से निकाल कर कोई साड़ी पहन लेती हूँ। ऐसा करने से मिहिर को भी अच्छा लगता है। आज मैंने वही साड़ी पहनने की सोची जो माँ ने शेषव के पहले जन्मदिन पर पहनने के लिए संभाल रखी थी, पर दुर्भाग्यवश मैं पोते का पहला जन्मदिन देख ही नहीं पाई। अलमारी से साड़ी खींचते ही सोने के कंगन नीचे गिराए, जिनके चोरी हो जाने का माँ हमेशा उल्हाना दिया करती थी। मेरी नज़र से देखो तो माँ के लिए यह कंगन चोरी हो जाने के समान ही तो थे, क्योंकि यह कंगन बाबूजी के माँ के प्रति प्रथम प्रेम अभिव्यक्ति के गवाह थे। परंतु यह प्रेम जीवन पर्यंत चल नहीं पाया। शायद माँ भी इसी सदमे में जल्दी दुनिया से चली गई। सचमुच 2.5 आखर का यह छोटा सा शब्द प्रेम बहुत ही पीड़ादायक है। फिर भी ना जाने क्यों सुंदरता, प्रवीणता, स्वभाव, भौतिकता से बड़ा गुण माना गया है प्रेम का गुण। माँ की तब क्या मनोदशा रही होगी, जिनके प्रतिवर्त धर्म की मैं आज भी कसम खा सकती हूँ। आखिर उन्होंने भी तो प्रेम ही किया था। दुखी हो उठा मेरा मन। मेरी आंखों के सामने कभी माँ आती तो कभी पीशी। पीशी को भी मैं कैसे गलत ठहरा दूं। उसकी कहानी तो हमारे समाज के कमजोर तबके की हर दूसरी औरत की कहानी है। पीशी बाबूजी और माँ दोनों से ही उम्र में बहुत छोटी थी। पीशी का सबसे बड़ा गुनाह शायद इतना ही था कि उसने निम्न वर्गीय परिवार में जन्म लिया था। उसकी शिशु अवस्था माँ के काम करके लौटने तक भूख से बिलखते हुए गुजरी, और बालकपन माँ के साथ साथ घर घर बर्तन कपड़े सफाई का काम करते हुए गुजरा। किशोरावस्था तक माँ को शराबी पिता से पिटते देखा। बेटियों के लिए समाज में व्याप्त सुरक्षा के माहौल के चलते 15 साल की उम्र में ही ब्याह रचा दिया गया। युवा अवस्था शराबी पति और घर परिवार का बोझ उठाते हुए बीती। प्रौढ़ावस्था में कुछ बाबूजी जैसे सत्पुरुष की संगत भी लांछन के अलावा कुछ नहीं दे सकी। घरेलू काम करने वाली पेशी जितना कमाती थी, एक शिक्षिका, नर्स, क्लर्क भी कई बार उतना ही कमा पाते हैं। उनकी तरह पेशी भी आत्मनिर्भर थी, पर सामाजिक रूप से शायद गुलाम से भी बदतर थी उसकी स्थिति। यह कैसे नारी मुक्ति है? क्या पेशी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे कोई इतना प्यार दे कि आंखें भर आए?
चाय पर चर्चा के दौरान मैंने बाबूजी को सोने के जड़ों वाले कंगन दिखाकर उन्हें पीशी को सौंप देने की इच्छा जाहिर की। इजाजत देते हुए वे इतना ही कह पाए कि यह तो वह पहले ही चोरी कर चुकी है। एक महिला होने के नाते मुझे पीशी जैसे समाज में छिपे हर किरदार के साथ न्याय करना चाहिए। इसी नैतिक दायित्व के बोझ तले मैं पूरी ईमानदारी से पेशी का पक्ष जानना चाहती थी। पेशी की जिंदगी के उस छिपे हुए पहलू को जानने के लिए उस दिन मैं उससे मिलने जा रही थी। हमारे घर और उसके घर के बीच मुझे एक तहसील और 4 गांव का सफर तय करना था। 2 घंटे के लंबे रास्ते में विचारों का उद्वेग अपने चरम पर था। कार के पहियों के साथ विचारों ने भी रफ्तार पकड़ ली। पेशी जैसी औरतें आज हम महिला समाज की तरक्की में बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। वे साफ सफाई, खाना बनाना, कचरा उठाने से लेकर हमारे बच्चों को पालने और छुट्टी के दिन थके हुए होने पर भी हमारे शरीर की मालिश करके हमारी थकान उतारने का काम भी कर रही हैं। आधी आबादी के इस बड़े हिस्से के कंधे पर चढ़कर ही हम इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और ना जाने कितने पदों पर विराजमान होकर नारी मुक्ति का राग अलाप रहे हैं। बदले में हम इन्हें साप्ताहिक अवकाश देना तो दूर है, सम्मान भरी नजरों से देखे जाने का हक भी नहीं देते। आह, माँ, जाते जाते आपने यह क्या कर दिया। सच, कितना कुछ घट जाता है जिंदगी में जो हम कभी किसी से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और कभी आसपास इत्मीनान से हमारी बातों को सुन सके ऐसा कोई मिलता भी नहीं है। ऐसी कई बातें अनकही ही रह जाती हैं। सच में माँ भी अपने अंदर ऐसी कितनी अनकही लेकर इस जिंदगी से दूर चली गई। आज तो मुझे जीवन से विरक्ति सी हो रही है। प्रेम की परिभाषा ही मुझे मेरी समझ से परे दिखाई दे रही है। कल बाबूजी भी तो सच ही कह रहे थे कि प्रेम में तो हर कोई हारा है, जो जीत गया उसने प्रेम किया ही कहाँ। पता पूछते हुए मैं पीशी के मोहल्ले में पहुंची। उसके घर के सामने भारी भीड़ जुटी हुई थी। उसके बेटे ने बताया कि किडनी फेल होने के कारण कल रात उसने देह त्याग दिया। कुछ दिनों पहले अपने परिवार के विरुद्ध जाकर उसने अंगदान किया था। परिवार के सदस्यों ने उसे बहुत समझाया था, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी। मुझे बाबूजी के शब्द याद आ गए, प्रेम में कोई खुदगर्ज हो जाता है तो कोई खुद को न्यौछावर कर देता है। महामारी का यह समय भी ऐसा ही है कि अंगदान करने वाली महान आत्मा को भी समय पर इलाज नहीं मिल पाया। पार्थिव शरीर के रूप में पड़ी पीशी के मुखमंडल पर किसी संत की तरह आभा बिखर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई लंबे तप के बाद देवत्व की ओर बढ़ रहा है। मैंने उसके चरणों में सोने के जड़ों वाले कंगन रख दिए। पीशी की निशब्द आंखें मेरी आंखों के सामने से कभी हटी ही नहीं। दोस्तों, कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।